हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। दोस्तों, आज मुख्य रूप से हम लोग अपने जो यूपीएससी सीएससी 2025 है या आपका स्टेट पीसीएस का जो एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं जो आपके न्यूज़ में बने हुए थे, जो आपके प्रीलिम्स से रिलेटेड और मेन से रिलेटेड भी है, उस पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। और आज का आर्टिकल्स जो है वो आर्टिकल है सीबीएम पे। अब ये सीबीएम की बात बहुत पहले से ही चल रही थी, आपको पता भी होगा, तो इस पे हम लोग पूर्ण रूप से डिस्कशन करने वाले हैं। तो मेंस में क्या क्या टॉपिक ऐड हो सकता है, कैसे ऐड कहाँ पे कर सकते हैं, उस पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और साथ ही साथ हम लोग प्रीलिम्स में क्या यहाँ से पूछा जा सकता है वो भी चर्चा करेंगे। तो जल्द से जल्द जुड़िए और अपने अपने ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि मुख्य रूप से हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करें। तो आइए देखते हैं पहले हम लोग कि सीबीएम है होता क्या है। ठीक है, ठीक है। सीबीएम क्या है, तो सीबीएम का पहले फुल फॉर्म अगर हम देखेंगे तो फुल फॉर्म क्या होता है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है एक प्रकार का। अब आप नाम से ही आपको लग रहा होगा कि कार्बन बॉर्डर, अच्छा एक तरह से हम लोग पिछले एक आर्टिकल पढ़े थे कार्बन मार्केट की तरह का, ठीक है। अब यह लाया किसके द्वारा गया है, यूरोपियन यूनियन के द्वारा लाया गया है। सीबीएम की जो कंसेप्ट लाई गई है यूरोपियन यूनियन के द्वारा। हालांकि यह न्यूज बहुत रिसेंटली नहीं है, ऐसा नहीं कि ये आज के डेट में लाया गया है यूरोपियन यूनियन के द्वारा, यह प्रस्ताव बहुत पहले से चल रहा था। हालांकि 2025 तक टेम्पोररी रूप से ऐसे चला भी रहा था, तो इसको लागू करने वाला है 2026 से। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लें कि 2026 से इसको जो लागू करेगा सीबीएम को, ठीक है, किसके द्वारा, यूरोपियन यूनियन के द्वारा। तो सीबीएम का मतलब क्या हुआ और सीबीएम का प्रभाव क्या पड़ेगा भारतीय अर्थव्यवस्था पर, ठीक है, इससे जुड़े जो है मुद्दे जो है उसको हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सीबीएम जो है उसका फुल फॉर्म आप याद रखेंगे, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। यानी मतलब क्या है, जैसे सीधे सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको समझाने का प्रयास करूं तो ये हुआ कि जैसे जो भी चीज़ यहाँ से प्रोडक्शन होता है, ठीक है, तो जो चीज़ यहाँ से प्रोडक्शन होता है उसमें कार्बन का उत्सर्जन कितना हुआ है। अब जिस तरह से उसमें कार्बन का उत्सर्जन हुआ है उस चीज़ को प्रोडक्शन बनाने में, उस चीज़ का प्रोडक्शन करने में, यानी उस चीज़ को बनाने में जितना कार्बन का इमिशन हुआ है, उस तरह से इस देश से जब वो बन के एक्सपोर्ट होके उस देश में जाएगा, यूरोपियन यूनियंस में जाएगा। यूरोपियन यूनियंस का मतलब कि यूरोपियन यूनियंस की किसी भी कंट्री में अगर आप जा रहा है तो वो क्या लगाएगा, उस पर टैक्स लगाएगा। अब टैक्स लगाएगा तो क्या होगा, सीधे सीधे इसका जो है निर्यात प्रभावित होगा। पहला इंस्टेंस में तो हम ये देखेंगे। दूसरा कि कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट जो मैकेनिज्म लाया गया है यूरोपियन यूनियन के द्वारा, यह मुख्य रूप से, अच्छा इसका भी अगर बैकग्राउंड अगर आप देखेंगे तो इतना मतलब भद्दा बैकग्राउंड है, इसलिए भद्दा कम कहना पड़ रहा है क्योंकि यह ब्रिटिशर्स जो है सभी पे राज्य किए हैं। अधिकतर देशों पे जो आज के ज़माने में जो मुख्य रूप से आज के समय में जो अल्प विकसित या विकासशील जो देश हैं उसमें सबसे बड़ा योगदान अगर देखा जाए तो इनका भी है। जैसे भारत की ही बात किया जाए तो औपनिवेशिक काल में ये लोग क्या किए थे, जिस समय भारत पे शासन कर रहे थे, फॉरेस्ट एक्ट लगा के वहाँ के जो कम्युनिटी है, जो ट्राइबल्स एरिया में जो कम्युनिटी रहती है, जो वनों में रहती है, जो उसी पे आश्रित रहती है, उनको भी प्रतिबंधित कर दिए। और प्रतिबंधित करने के बाद वहाँ से जो वनों के संसाधन थे, रिसोर्सेज थे, वह यहाँ से एक्सपोर्ट करके मुख्य रूप से यहाँ से ले लेके अपने देश में चले गए। और उस समय इंडस्ट्रियल इरा में, औद्योगिक क्रांति के समय क्या किए, भरपूर मात्रा में कार्बन का एमिशन किए। अब भरपूर मात्रा में कार्बन के एमिशन केवल यही नहीं कि अपने वहां केवल कोयले जला लिए, लकड़ी जला ली, हो गया, नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन का इमिशन तो एक ही है, लेकिन साथ साथ जहां जहां पे इनका शासन था, जहां जहां पे औपनिवेश के रूप में काम कर रहे थे, वहां के जो वन क्षेत्र था, वहां का जो फॉरेस्ट्री था, वहां का जो पूरा जंगल एरिया था, वहां पे वनों को, चूंकि फॉरेस्ट एक्ट या अलग अलग एक्ट को, चूंकि एक्ट लाना, एक्ट को पारित करना इनके हाथों का खेल था, तो वहां पे वो क्या कर रहे थे, वनों को उजाड़ना भी इनका ही काम था, ठीक है। तो वो तो अलग एक मैकेनिज्म कह दिया जाता है कि यहाँ के लोग स्थानांतरित कैसे झूम की खेती करते थे इसलिए उजड़ गया, वो अलग चीज़ है। लेकिन उस समय भरी मात्रा में, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, और चूंकि स्टेट्स में भी इनके ही गवर्नमेंट हुआ करती थी ब्रिटिशर्स की, तो स्टेट गवर्नमेंट्स के अंतर्गत पहले आपको जैसे पता भी है आज़ादी के बाद भी कुछ समय तक स्टेट के लिस्ट में था, ठीक है, वन वाला जो क्षेत्र था। बाद में उसको जो है समवर्ती सूची में लाया गया जब मुख्य रूप से स्टेट उस पर कदम नहीं उठा पा रहे थे तब, तो वो तो बड़ी बात की बात है। लेकिन पहले जो था, एक तो कार्बन इमिशन की औद्योगिक ईरा के समय में, इंडस्ट्रियल ईरा के समय में,
दूसरा कार्बन इमिशन की है, और साथ साथ इमिशन ज्यादा करने के साथ साथ जो वन आवरण जो क्षेत्र था, वनाच्छादन जो क्षेत्र था, वनों की कटाई में भी बढ़ोतरी की है। इन्हीं वनों को अलग अलग देशों से, जैसे भारत जैसे देश और अलग अलग औपनिवेशिक जो देश थे, और दास प्रथा तो इनकी आप हिस्ट्री पढ़े होंगे तो आपको, मॉडर्न हिस्ट्री तो आपको पता ही होगा। तो यहां से लेके चलेगा। अब वन की संसाधन जो हो गए, जो सोर्स हो गए वो समाप्त हो गए या कम हो गए। अब जब कम हो गए तो वही कार्बन का जो इमिशन ये जो किए थे उसका प्रभाव, क्योंकि यूं तो ये कहेगा नहीं, उसका तो रास्ता है नहीं कि वो कहेगा कि हाँ यूरोप में यहाँ पे इमिशन हुआ है तो मैं यहीं पे ऐसा जलवायु में परिवर्तन करूंगा। टोटल ग्लोब में, टोटल पृथ्वी पे वो परिवर्तन करेगा। तो पूरे पृथ्वी पर वह क्या किया, ग्लोबल इमिशन से, मुख्य रूप से कार्बन के इमिशन से ग्लोबल रूप से इफेक्ट किया बाद में। तो वो जाके धीरे धीरे 1992 में वह रियो होता है, फिर मॉन्ट्रियल होता है 1972 में, ये सब बहुत सारे कन्वेंशन होता है, ठीक है, ये आपको पता भी होगा। तो अब ये यूरोपियन यूनियन ला रहा है सीबीएम। अब इसका कहना, पहले तो ये भारत बार बार मांग उठाता रहा कि नहीं, आप मुख्य रूप से एडॉप्शन वाला भी काम कीजिए जो आपने औद्योगिक ईरा में आपने किया था। और कहा जाता है आज भी कि भारत जैसे देश और विकासशील देश जो है वह कार्बन इमिशन कम कर दें, कार्बन इमिशन कम कर दें। अब भारत जैसे कंट्री जो हाल ही के कुछ वर्ष पहले, 50, 60, 75 वर्ष या 80 वर्ष पहले जो फ्रीडम मुख्य रूप से उनको मिला हुआ है, उनके रिसोर्सेज को आपने नष्ट कर दिया। उसके बाद से उनमें अभी डेवलपमेंट नहीं हो पाया। तो कुछ लोग ऐसे भी आरोप लगाते हैं कि डेवलपमेंट नहीं हुआ तो उसमें उसका क्या रीजन है, आप डेवलपमेंट नहीं कर पाए तो उसमें उसका क्या रीजन है। तो उसका भी रीजन ये है कि यहाँ के पूरे रिसोर्सेज को नष्ट करने का काम किसने किया था, उन्होंने किया था। तो इसलिए अभी तो बहुत सारे देश जैसे भारत जैसे देश या अन्य जो विकसित या मुख्य रूप से अल्प विकसित या विकासशील जो देश हैं उनमें डेवलपमेंट ही नहीं हुआ। लोगों के पास पूर्णतः घर ही नहीं गया, लोगों के पास पीने योग्य पानी नहीं गया, सड़कें नहीं गई। तो अभी तो डेवलपमेंट करना पड़ेगा। और वो अगर इस समय अगर भारत उस पर साइन कर लेता है या भारत जैसे अल्प विकसित देश या विकासशील साइन कर लेते हैं तो क्या होगा, तो सीधे सीधी बात आएगी क्या कि यहाँ पे डेवलपमेंट रुक जाएगा और भारत की दयनीय स्थिति हो जाएगी। दूसरा कि यहाँ पे बात की जाती है ट्रेड में कि भारत जो है एमएसपी देता है, उसके चलते क्या होता है, कार्बन के एमिशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है धान की जो खेती होती है, उस धान की खेती में जो मीथेन गैस है उसका उत्सर्जन सबसे ज़्यादा होता है, और साथ साथ जो है वो भौम जल का भी दोहन होता है। ठीक है, बात सही है। लेकिन उसका क्या ऐसा ही अल्टीमेटिव मैकेनिज्म है या ऑटोमेटिक पूरा धान की खेती कराना ही बंद कर दिया जाए? अगर वैसे बन गए फिर जो किसान है वो मरने लगेगा। तो ये सारी चीजें हैं। तो इसके ऊपर ये लाया है क्या, यूरोपियन यूनियन सीबीएम लाया है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। अब बॉर्डर से ही आप समझ पा रहे होंगे, यानी इनके बॉर्डर में, बॉर्डर का मतलब यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं, इन देशों में अगर किसी कंट्री से कोई उत्पाद उनके देश में जा रहा है और वह उत्पाद बनाने में कार्बन का इमिशन हुआ है तो उस पर टैक्स लगाया जाएगा। जैसे इस समय, उस समय ये लोग किए थे, आधुनिक भारत जब आप पढ़ेंगे इतिहास में तो उस समय ये लोग किए थे क्या, भारत के जो कपड़े होते थे बुनकर जो जाते थे, जो यहाँ के बुनकरों के द्वारा जाया जाता था विदेशों में, जो बहुत मांग होती थी, उन पे इन्होंने क्या किया, अत्यधिक मात्रा में आयात शुल्क लगा दिया। अब आयात शुल्क लगने के कारण यहाँ के जो वस्तु थे वो क्या हो गए, उनके दाम, उनके रेट बढ़ गए, बहुत ज्यादा बढ़ गए। अब ये दो ही वस्तु है आपके मार्केट में, अगर दो वस्तु है और दोनों वस्तु में एक भले थोड़ा सा ब्रांड का है लेकिन बहुत ज्यादा महंगा है, और एक थोड़ा सा हल्का भी है और तुरंत उपलब्ध भी है, और दूसरा चीज उससे कम रेट का है, तो लाजमी है कि लोग कंज्यूम उसी को करेंगे जो थोड़ा सस्ता है, कम दाम का है। जैसे आज भी आप मार्केट में देखते होंगे कि जो सेलफोन्स होते हैं या मोबाइल्स होती है, उसमें क्या होता है, मोबाइल सेलफोन्स जो है एप्पल का भी है, सैमसंग का भी है, और रेडमी का भी है, वीवो का भी है, अलग अलग कंपनियां हैं। लेकिन ज़्यादा मात्रा में आपको लोग जो है, जो भारत के नागरिक हैं, वो कौन से मोबाइल फ़ोन, सेल फोन्स चलाते हैं, कौन से मोबाइल फोन खरीदते हैं, वही भले 1 साल चले 2 साल अलग बात है, लेकिन जो सस्ता मिलेगा, कम रेट में मिलेगा, काम चला लेंगे। लाजमी है भाई, जो उसके पैकेट एक्सपेंडिचर में रहेगा वैसे ही वो खरीदेगा, सीधी बात है। ठीक वही कंडीशन उस समय लागू हुआ, जिसके कारण भारत का व्यापार पर क्या लगा, दोहरा झटका लगा, और भारत की जो वस्तुएं थी उसकी मांग कम हो गई विदेशों में, और यहाँ की जो व्यापार व्यवस्था था वो चरमरा गया। ठीक वही ऐसा ही मैकेनिज्म ला रहे हैं क्या, सीबीएम।
अब सीबीएम जो आएगा तो ये आप समझ चुके होंगे कि सीबीएम क्या करेगा। सीबीएम जब आएगा यानी कार्बन बॉर्डर मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो कार्बन का जो बॉर्डर मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो आप देख सकते हैं इसमें कि कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म सीबीएम जो है एज अगर आ जाए तो क्या करेगा, जिस देश में यानी यूरोपियन यूनियन में जा रहा होगा, ऐसा तो है नहीं कि वहाँ सारी चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पे जो वहाँ के जो व्यापार है, अब व्यापार देखिए अंतर्राष्ट्रीय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब वहाँ पे यूरोपियन यूनियन यानी यूरोपियन से संबंधित जो यूरोपियन संघ में जितने भी देश हैं, वहाँ पे अगर आप निर्यात करते हैं अपने प्रोडक्शन का, अपने माल का, अपने उत्पाद का अगर आप निर्यात करते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे निर्यात करते हैं और अगर वो देखेगा कि हाँ आपका इस जो वस्तु ये आप निर्यात कर रहे हो उस पे कार्बन का इमिशन हुआ है, कार्बन का उत्सर्जन हुआ है, तो उत्सर्जन होने के कारण वो क्या लगाएगा, टैक्स लगाएगा। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा चीज है उसके द्वारा क्या कहा जा रहा है, यूरोपियन यूनियन के द्वारा जो सीबीएम लाया जा रहा है 2026 से लगाने की बात की जा रही है, उसके द्वारा कहा जा रहा है कि कार्बन इमिशन को रोकने के लिए बहुत सारे मैकेनिज्म लाए गए लेकिन कोई प्रभावी जो है रूप नहीं दिखाई दिया। तो इसके लिए लाया जा रहा है ताकि कार्बन के इमिशन को मुख्य रूप से इंडस्ट्रियल लेवल पे कम किया जाए, इसलिए लाया गया है सीबीएम। अब आप बैकग्राउंड इसका समझ चुके होंगे। तो इससे होगा क्या, यह अब लग जाएगा तो भारत में सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन होता है लगभग जीडीपी में 2 या 3% जो कंट्रीब्यूशन है, योगदान है, वह किसका है, स्टील क्षेत्र का है, स्टील का है, स्टील का प्रोडक्शन का है। और जो स्टील का प्रोडक्शन होता है उसमें कोयले का काम आता है, कोयले का दहन कराना पड़ता है। अब उसका जब दहन होता है तो कार्बन का एमिशन लाजमी है कि ज्यादा होगा। दूसरा चीज कि जो स्टील हो, जो स्टील का उत्पादन होता है उस स्टील को बनाने में कार्बन का भी योगदान होता है, बिना कार्बन का बनता नहीं है। तो उसमें अब कार्बन भी कई तरह के होते हैं, अलग चीज है, वो कभी हम लोग डिस्कस करेंगे उस पर कि कौन कौन कार्बन ज्यादा जो है अच्छे किस्म का है, कौन खराब किस्म का है। लेकिन जो सीबीएम मुख्य रूप से लाया गया है इसमें किस पे प्रभावित करेगा, हमारा जो मुख्य रूप से स्टील प्रोडक्शन है। अब स्टील प्रोडक्शन जो है अलग अलग देशों में निर्यात होता है, जो हमारा स्टील प्रोडक्शन होता है, जो उत्पाद है वो अलग अलग देशों में क्या होता है, निर्यात होता है। जब निर्यात होता है अब तो निर्यात तो होता है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन वह उसमें सबसे ज्यादा योगदान किसका होता है, कार्बन का। अब कार्बन का योगदान होता है, अब वह जाए इंग्लैंड में, वह जाए यूरोपियन यूनियन में, तो वो लोग क्या लगाएंगे, सीबीएम यानी टैक्स लगाएंगे। जब टैक्स लगाएंगे तो इसका रेट क्या होगा, हाई होगा। अब हाई रेट हो जाएगा तो क्या होगा, यह वस्तु उस देश के वस्तुओं के बराबर क्या होगा, प्रतिस्पर्धा नहीं होगा, प्रतिस्पर्धा नहीं करेगा। जब प्रतिस्पर्धा नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, सीधे सीधे इसकी डिमांड कम हो जाएगी। और जब डिमांड कम हो जाएगी तो निर्यात क्या हो जाएगा, सीधे इफेक्टिव हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा, तो निर्यात पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो निर्यात पर इस तरह से क्या हो जाएगा, प्रभाव पड़ेगा। तो निर्यात प्रभाव पड़ेगा तो क्या होगा, व्यापार घटा होगा, व्यापार घटा होगा, फिर रुपये वाला अवमूल्यन, फिर चालू खाता घाटा हो जाएगा। ये सब सारी चीजें लिंकेज किससे है, आपका इकोनॉमी से है। और इकोलॉजी से मैंने बताया कि क्या होगा, इकोलॉजी वाला वो जो मैकेनिज्म जो ये लाया जा रहा है यूरोपियन यूनियन के द्वारा, ये कहा जा रहा है कि ये मुख्य रूप से कार्बन के उत्सर्जन को कम करने के लिए बात की जा रही है। ठीक है, चलिए यही सारी चीजें हैं। तो आप समझ चुके होंगे सीबीएम है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं, जानकारी थोड़ा सा प्राप्त करते हैं। और तो यूरोपियन संघ ने हाल ही में कार्बन सीमा समायोजन तंत्र सीबीएम के कार्यान्वयन के बारे में भारत की विशिष्ट चिंताओं को स्वीकार किया है। जो भारत इसके जो है भारत का कंसर्न था कि भाई हाँ, जैसे मैंने पहले ही बताया कि यहाँ का जो है निर्यात मुख्य रूप से प्रभावित हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। कंट्रीब्यूशन हमारा जीडीपी में का 2 से 3% है, स्टील जो है प्रोडक्शन है उसका, वो प्रभावित हो जाएगा। ठीक है, तो जीडीपी प्रभावित होगी, तो ये सारी चीजें प्रभावित होंगी, फिर जीडीपी प्रभावित होगा, रोजगार प्रभावित होगा। ठीक है, ये सारी चीजें प्रभावित हो जाएंगी। ठीक, तो थोड़ा सा हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि भारत में जो है एक होता है आईआईपी यानी इंडिकेटर होता है प्रोडक्शन का, उसमें 8 कोर क्षेत्र होते हैं और वही 8 कोर जो क्षेत्र मिला के 40% से अधिक प्रोडक्शन होता है उसको मापता है। ठीक है, भारत में उसी के प्रोडक्शन को काउंट करके मापा जाता है कि भारत में प्रोडक्शन कितना बढ़ा है। हालांकि ये नहीं कि पूरे भारत भर में ये 8 ही कोर क्षेत्र है जिसका प्रोडक्शन होता है, बहुत सारी चीज़ों का प्रोडक्शन होता है, लेकिन 8 कोर सेक्टर निर्धारित किया गया है जिसमें मेजर जो है प्रोडक्शन होता है। तो उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। तो आईआईपी है, वो उसको मापता कौन है, आईआईपी, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो आईआईपी के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। आईआईपी जो है इसमें 8 कोर इंडस्ट्रीज कंप्राइज 40.27% हमारे जो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन होता है, ये 8 कोर जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसका, आईआईपी का। ठीक है, तो इसको मापता कौन है, जो 8 कोर सेक्टर जो है प्रोडक्शन उसका
मापता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, आईआईपी के द्वारा मापा जाता है। अब यह पब्लिश किसके द्वारा किया जाता है, तो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा यह मुख्य रूप से प्रकाशित किया जाता है इसका जो डेटा होता है। और आईआईपी जो है पब्लिश कब होता है, मंथली, प्रत्येक मंथ में पब्लिश होता है, किसके द्वारा, सीएसओ के द्वारा। तो इसमें जो आंकड़ा होता है वो सीएसओ के आंकड़ा को लिया जाता है, यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस जो होता है उसी के आंकड़ा को लिया जाता है आईआईपी में और पब्लिश किया जाता है मंथली बेसिस में। आईआईपी का बेस ईयर अगर आपसे पूछा जाए तो बेस ईयर है 2011-12, ठीक है। तो 2011-12 क्या है, इसका बेस ईयर है, आधार वर्ष है। तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अगर आपसे पूछा जाएगा तो उसका आधार वर्ष क्या होगा, 2011-12 हो जाएगा। और आईआईपी जो है मंथली बेसिस पे जो पब्लिश की जाती है वो सीएसओ के द्वारा पब्लिश की जाती है, ठीक है। और आईआईपी की जो वॉल्यूम प्रोडक्शन होती है ऑन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, डिफरेंट सेक्टर इकोनॉमिक में, माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी, मैन्युफैक्चरिंग, ये सब 8 कोर सेक्टर है जिसको ये मापता है आईआईपी सीएसओ के मुख्य रूप से यह डेटा के आधार पर। और इसको पब्लिश किया जाता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा। अब ये 8 कोर सेक्टर से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। 8 कोर सेक्टर कौन है, इसका बेस ईयर याद रखिएगा 2011-12, ठीक है। अब 8 कोर सेक्टर कौन से हैं और किसका सबसे ज्यादा वेटेज है, यहां से प्रश्न आ सकता है। तो पेट्रोलियम और रिफाइनरी प्रोडक्शन का 28.04%, यानी सबसे ज्यादा वेटेज किसका है, पेट्रोलियम और रिफाइनरी प्रोडक्शन का है। दूसरे नंबर पर है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का 19.85% है। तीसरे नंबर पर देख पा रहे हैं आप स्टील प्रोडक्शन। अभी देखिए कितना बड़ा इफेक्टेड हो जाएगा सीबीएम अगर लागू हो जाता 2026 से। तो स्टील प्रोडक्शन का 17.92% वेटेज है प्रोडक्शन में, हमारे कुल प्रोडक्शन में, ठीक है। फिर कोल प्रोडक्शन का है 10.33%, क्रूड ऑयल का है 8.98%, नेचुरल गैस का है 6.88%, सीमेंट का है 5.37% और फर्टिलाइजर्स का आप देखेंगे तो 2.63% प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूशन है। यानी टोटल ये 8 कोर सेक्टर है जिसमें लगभग 40.27% अकेले पूरे भारत का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि केवल यही है, और भी पूरी चीजों में प्रोडक्शन होता है, लेकिन मेजर प्रोडक्शन जो होता है इसी क्षेत्र में होता है। इसी से आईआईपी मापा जाता है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, कितना प्रोडक्शन बढ़ा है या घटा है, ठीक है। किस बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, ये याद रहेगा आपको। तो सबसे ज्यादा इसमें कौन सा है, पेट्रोलियम है 28, दूसरे नंबर पर इलेक्ट्रिसिटी, तीसरे नंबर पर स्टील, चौथे नंबर पर कोल, पांचवें नंबर पर क्रूड ऑयल, छठवें नंबर पर नेचुरल गैस, सातवें पर सीमेंट और आठवें नंबर फर्टिलाइजर। तो सबसे कम इसमें जो प्रोडक्शन में योगदान है वो फर्टिलाइजर का है, सीमेंट का है, नेचुरल गैस का है, क्रूड ऑयल का है। सबसे ज्यादा जो है वह है पेट्रोलियम का, उसके बाद से इलेक्ट्रिसिटी का, उसके बाद से स्टील का तीसरे नंबर पे, और चौथे नंबर पर कोल प्रोडक्शन का, पांचवें पर क्रूड ऑयल का, छठवें पे नेचुरल गैस का, सातवें पे सीमेंट प्रोडक्शन का और आठवें पे फर्टिलाइजर प्रोडक्शन का। ये आपका मुख्य रूप से आप देख सकते हैं, यहां से आपके इकोनॉमी में प्रश्न बन सकता है, चाहे स्टेट पीएससी हो चाहे यूपीएससी हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं सीबीएम के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। कार्बन गहन उत्पादों पर यूरोपीय संघ का एक टैरिफ लगाया गया है, एक टैक्स, एक टैरिफ है, मैंने पहले ही बताया आपको। कार्बन रिसाव को रोकने के लिए यूरोपीय संघ का एक नया साधन है, मैंने सारी चीजों को आपको पहले बताया। उद्देश्य क्या है कि यूरोपीय संघ में प्रवेश करने वाले कार्बन गहन वस्तुओं के उत्पादन के दौरान उत्सर्जित कार्बन पर उचित मूल्य लगाना और गैर यूरोपीय संघ देशों में स्वच्छ औद्योगिक उत्पादन को प्रोत्साहित करना, यह मुख्य रूप से इसका मूल उद्देश्य है, यह कार्बन यानी सीबीएम का, ठीक है। सीबीएम का यानी कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ठीक है, सीबीएम का, ठीक। ये सारी चीजें मैंने पहले ही बता दी आपको। तो यह पुष्टि करके यूरोपीय संघ में आयातित कुछ वस्तुओं के उत्पाद में उत्पन्न अंतर्निहित कार्बन उत्सर्जन के लिए कीमत चुकाई गई है। तो ये सारी चीजें मैंने पहले बताई, इसे क्या क्या हानि होने वाला है, कहाँ मेंस में आप प्रयोग कर सकते हैं, मैंने बताया। अब यह है कार्बन सर्टिफिकेट। कार्बन सर्टिफिकेट क्या है, यह इस योजना के अनुसार किया गया है कि यूरोपीय संघ के आयातकों को कार्बन मूल्य के अनुरूप कार्बन सर्टिफिकेट खरीदना होगा जो यूरोपीय संघ में भुगतान किया जाता है। तो वही टैरिफ है। तो टैरिफ है, अगर आप कार्बन इमिशन करते हैं तो आपको कार्बन सर्टिफिकेट वहां से खरीदना होगा, तब आप अपने माल का क्या करेंगे, अपनी वस्तु का मुख्य रूप से निर्यात करेंगे। ये सारी चीजें हैं। प्रमाण पत्र की कीमत यूरोपीय संघ के कार्बन क्रेडिट बाजार में नीलामी कीमतों के अनुसार गणना की जाएगी, ठीक है। और प्रमाण पत्रों की संख्या प्रति वर्ष यूरोपीय संघ में आयातित वस्तुओं की मात्रा और उन वस्तुओं के निहित उत्सर्जन के आधार पर किया जाएगा। तो ये सब मिला जुला के जो मैंने पहले बताया आपको, यही सारी चीजें हैं। सीबीएम प्रमाण पत्र खरीदे बिना यूरोपीय संघ को निर्यात कर सकेंगे। जिन देशों की घरेलू कार्बन मूल्य निर्धारण व्यवस्था यूरोपीय संघ के समतुल्य है, यानी उतना ही है जितना यूरोपीय संघ उत्सर्जन कर रहा है, तो उसमें सीबीएम प्रमाण पत्र खरीदना जरूरी नहीं है, तो आसानी से उसमें वैसे ही व्यापार होगा। और जितना ये यूरोपियन यूनियन कार्बन का उत्सर्जन कर रहा है उससे ज्यादा है
अगर प्रोडक्शन करने में आपका कार्बन का इमिशन, तो उसको आपको तब सीबीएम सर्टिफिकेट खरीदना पड़ेगा और तब जाके आप अपने वस्तु का निर्यात कर सकते हैं। तो निर्यात प्रभावित होगा इससे, ये मैंने पहले ही बताया आपको, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सीबीएम अपनी निश्चित व्यवस्था में 2026 से लागू होना है। इसको भारत इसका विरोध भी किया हुआ है और 2023 से 25 में संक्रमणकालीन चरण में इसको मतलब लागू किया गया था, लेकिन मुख्य रूप से ऐसी बात की जा रही है कि 2026 से पूर्णतः इसको लागू कर ली जाएगी, ठीक है। और वित्तीय दायित्व 2026 से लागू हो जाएंगे, ये सारी चीज़ें इसमें की गई, इसलिए भारत के द्वारा इसका विरोध किया गया था। अब कवरेज क्या है, ये कार्बन रिसाव के जोखिम के सबसे अधिक कार्बन गहन क्षेत्रों के विशेष उत्पादों का कवर करेगा। लोहा, इस्पात, अभी मैंने आपको बताया ही, मुख्य रूप से सीमेंट, उर्वरक, एल्युमिनियम, बिजली और हाइड्रोजन, तो इस पे मुख्य रूप से प्रभाव पड़ेगा और यही कोर सेक्टर है। और कोर सेक्टर है और कोर सेक्टर ही प्रभावित हो जाएगा तो जीडीपी प्रभावित होगी, रोजगार प्रभावित होगा, अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी और सीधे सीधे कहीं ना कहीं क्या होगा, एक निर्यात भी प्रभावित होगा, चालू खाता घाटा भी कहीं ना कहीं और बढ़ेगा, ठीक है। इसके अगर ये हो जाता है तो इसलिए भारत ने इसका कंसर्न किया है, चिंता किया है। तो वो सारी चीज़ें हैं, इसलिए न्यूज़ में बना हुआ था। और बताइए आप कमेंट बॉक्स में आपको कैसा लगा, आपके यहाँ से इन्वायरमेंट में भी और मुख्य रूप से इकोलॉजी या इकोसिस्टम में भी इस यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। तो इसको अच्छे से एक बार देख लेंगे आप लोग तो मतलब, और इसको देख के एक बार पीवाईक्यू या आप एमसीक्यू देख लेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा कि प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो यह स्टेट पीसीएस का हो चाहे मुख्य रूप से आपका यूपीएससी का हो, यहाँ कहीं से भी प्रश्न बन सकता है, पूछा जा सकता है। फिर मिलते हैं अपने अगले क्लास के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।